प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के मॉड्यूल डी और ई के टॉप 40 एमसीक्यूज़ को मैं आपके साथ लेकर आया हूं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी यूनिट से मॉड्यूल डी और ई में हैं जो भी हैं उसके मैं आपको कंसेप्ट को समझाऊंगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। आप क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर एक्सप्लेनेशन को सुनिए। होपफुली आप इंटरेस्टेड होंगे इस सेशन के लिए। चलिए, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जा रहा है कि एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करता है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो देखिए, वेल्थ मैनेजर आपकी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं जिससे आपके पैसे आपके गोल्स के हिसाब से ग्रो हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। टैक्स प्लानिंग, तो वेल्थ मैनेजर आपको टैक्स प्लानिंग में भी गाइड करते हैं। इसका मतलब है कि वो आपको ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप टैक्स बर्डन को कम किया जा सके लीगल तरीके से। रिटायरमेंट के बाद का एक्सपेंस कैसे मैनेज करना है, इसके लिए भी वेल्थ मैनेजर आपके फंड आपके फ्यूचर गोल के हिसाब से प्लान बताते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो यह सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट, टैक्स और रिटायरमेंट प्लानिंग वेल्थ मैनेजर की सर्विस की पार्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं पर आपको नहीं पता कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है या फिर आप अपने टैक्स को कैसे मैनेज करें। वेल्थ मैनेजर आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं ताकि आपके गोल स्मूथ अचीव हो सकें। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि वेल्थ मैनेजर का काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट या टैक्स प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं है, वो आपके रिटायरमेंट और ओवरऑल फाइनेंशियल गोल को भी प्लान करने में हेल्प करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्चुअली 1961 का एक्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो किसी एसेट के ट्रांसफ़र से आता है, क्या आता है? जब आप एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, राइट। तो वो एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर पूरा कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र डेट के कितने महीनों के अंदर एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो किसी एसेट के ट्रांसफ़र से आता है, मान लीजिए कि आपने किसी एसेट को ट्रांसफ़र किया तो आपको लॉन्ग टर्म गेन मिला, आपने घर बेचा, आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ, तो वो एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर पूरा कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र डेट के कितने महीनों के अंदर एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए। मतलब जो भी आपको पैसा है उसको यदि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको टैक्स जो भी लगेगा वो एग्जम्पशन मिल सकता है अंडर सेक्शन 540 EC ऑफ द एक्ट। ये एक सेक्शन के अंदर है। अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, 6 महीना, यानी एसेट को बेचने के 6 महीनों के अंदर अगर आप कैपिटल गेन को एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी कर रहा है 9 महीना, तो सेक्शन 54 EC के हिसाब से 9 महीना गलत है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। ऑप्शन सी कर रहा है हमारा 1 साल, 1 साल भी गलत है क्योंकि यह ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कर रहा है 3 साल, 3 साल भी टाइम पीरियड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 6 मंथ। तो यह रूल कहता है कि अगर एसेट को ट्रांसफ़र करने के 6 महीना के अंदर अगर आप कैपिटल गेन को एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स से छूट मिलती है। सोचो कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची और आपको 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ। आप इस 5 लाख को विदिन 6 मंथ के अंदर एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो यह अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा एज़ पर सेक्शन 54 EC। समझ में आया? तो सेक्शन 54 EC के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन पाने के लिए आपको ट्रांसफ़र के 6 मंथ के अंदर अमाउंट को एलिजिबल बॉन्ड में इन्वेस्ट करना जरूरी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परपेचुअल बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि, ठीक है, तो बेसिकली परपेचुअल बॉन्ड के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है 3 ईयर मैच्योरिटी डेट, यानी बॉन्ड की मैच्योरिटी 3 साल बाद होगी, पर यह परपेचुअल बॉन्ड का फ्यूचर नहीं है। 5 ईयर मैच्योरिटी नहीं होगा, 10 साल मैच्योरिटी ये भी नहीं होगा। नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड। यस, परपेचुअल का मतलब ही होता है कि जिसमें मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती, यानी ये इंडेफिनिट पीरियड तक चल सकते हैं। इनका जो पीरियड होता है वो कैसा होता है? इंडेफिनिट पीरियड होता है, राइट। और इन्वेस्टर को फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलता रहे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि एक बैंक ने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया, इसका मतलब है कि बैंक को प्रिंसिपल कभी, तो मान लीजिए कि बैंक ने परपेचुअल बॉन्ड इशू किया, इसका मतलब है कि बैंक को प्रिंसिपल कभी रिटर्न नहीं करना पड़ता, बस इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पेमेंट टाइम टू टाइम देते रहता है। जब तक बैंक काम कर रहा है तब तक इन्वेस्टर को रिटर्न मिलते रहेंगे। तो परपेचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट होती ही नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट मैंने समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एसेट मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय वेल्थ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा सवाल है कि इनमें से कौन सा एसेट मैनेजमेंट टाइप वेल्थ मैनेजमेंट में फॉलो नहीं होता। देखिए ये सब के सब एसेट मैनेजमेंट के टाइप है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट में कौन सा फॉलो नहीं होता ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट। यह वह स्ट्रेटजी है जिसमें फंड को हम लोग अलग अलग एसेट, जब हम अलग अलग एसेट की बात करें तो स्टॉक हो सकता है,
बॉन्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सब अलग अलग एसेट्स हैं। तो देखिए एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये बेसिकली वो स्ट्रेटजी है जिसमें फ़ंड को डिफरेंट एसेट जिसमें डिवाइड किया जाता है ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस में रहें, ठीक है। तो वेल्थ मैनेजमेंट में ये स्ट्रेटजी ज़रूर यूज होती है, राइट। तो वेल्थ मैनेजमेंट में हमारी ये जो स्ट्रेटजी है एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट की, ये जरूर यूज होगी। दूसरा ऑप्शन भी कर रहा है कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट। तो कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट? इसका मतलब है कि फ़ंड को एक या लिमिटेड एसेट में कंसंट्रेट करना, या तो एक एसेट में या लिमिटेड एसेट में। यह वेल्थ मैनेजमेंट में फॉलो नहीं होता क्योंकि कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट रिस्की होते हैं और रिस्क को डाइवर्सिफाई करना वेल्थ मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजीज में हम लोग फंड के डिफरेंट एसेट में डिवाइड किया जाता है ताकि रिस्क और रिटर्न बैलेंस में रहे। तो वेल्थ मैनेजमेंट में यह स्ट्रेटजी जरूर यूज होती है, राइट। उसके बाद कह रहा है कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट नहीं होगा, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट। देखिए यह अप्रोच रिस्क को कम करने के लिए यूज होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में फंड को स्प्रेड किया जाता है। वेल्थ मैनेजमेंट में डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। पूछा गया नॉट यूज, ध्यान दीजिएगा, एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट होगा, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट होगा। ऑप्शन डी का रहा है टैक्टिकल मैनेजमेंट। इसको समझिए जरा क्या कहता है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना। वेल्थ मैनेजर इस स्ट्रेटजी को भी कभी कभी यूज करते हैं ताकि बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा वेल्थ मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को कम करना, इसीलिए कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, यू हैव 10 लाख, ठीक है, और आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की होगा अगर स्टॉक परफॉर्म ना करे तो वेल्थ मैनेजमेंट इस रिस्क को कम करने के लिए आपका पैसा डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करता है। तो वेल्थ मैनेजमेंट का मेन एम है रिस्क को मैनेज करना, और इसीलिए कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट जिसमें सिर्फ रिस्क लिमिटेड है वो नहीं हो। आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने RBWM के क्रैश कोर्स में डाल रखे हैं। डेली बेसिस पे मैं अपडेट भी करता हूँ, आपको मैं मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ डेली बेसिस पर, और मॉर्निंग में मैं आपको PDF कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, और इवनिंग में मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ, और इस प्रकार के MCQs की PDF भी आपको मिलते हैं वहाँ पे। तो यदि आप इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये नंबर है, या डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का लिंक दे रखा है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो इन्वेस्टमेंट की बेसिक को समझते हैं। तो ऑप्शन ए कर रहा है इलिक्विडिटी। देखिए इलिक्विडिटी का मतलब होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं करते। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसको आपने क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं किया, राइट। लेकिन इलिक्विडिटी मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट का एक नेसेसरी एलिमेंट नहीं है क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट। फिर कर रहा है रिटर्न। देखिए रिटर्न हर इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पज़ होता है कुछ रिटर्न जनरेट करना, यह इन्वेस्टमेंट का एक एसेंशियल एलिमेंट है। फिर कर रहा है सेफ्टी। देखिए सेफ्टी का मतलब इन्वेस्टर हमेशा अपने फंड की सेफ्टी चाहते हैं, तो यह भी इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और फाइनली कर रहा है रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी हमेशा जुड़ा होता है, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क होता है, तो ये रिस्क भी एक मेजर एलिमेंट है। तो दोस्तों हमने सही जवाब देखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इलिक्विडिटी हर इन्वेस्टमेंट का फीचर नहीं होता, कुछ इन्वेस्टमेंट हाईली लिक्विड भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। तो जो आप क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट किए जो इलिक्विड है, क्योंकि उसे बेचना उसे बेच के पैसा बनाना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं तो उसको आप रिलेटिवली जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? इन्वेस्टमेंट का मेन एलिमेंट होते हैं रिटर्न, सेफ्टी, रिस्क, पर इलिक्विडिटी जरूरी नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक के सर्विसेज के बारे में, जो कि एग्जाम और नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सी सर्विस ऑफर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफर्ड बाय फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक? पहला ऑप्शन है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज के शेयर या बॉन्ड मार्केट में लॉन्च करने में हेल्प करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अंडर राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज के शेयर या बॉन्ड मार्केट में लॉन्च करने में हेल्प करता है। यानी कंपनी का जो शेयर है, कंपनी का जो भी शेयर है और कंपनी का जो भी बॉन्ड है उसको मार्केट में लॉन्च करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। यह सर्विस फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक जरूर ऑफर करता है।
फिर दोस्तों मर्जर एंड एक्विजिशन, तो मर्जर और एक्विजिशन में भी इन्वेस्टमेंट बैंक गाइड करते हैं, यानी जब दो कंपनी मर्ज हो रही है तो या एक दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करते हैं। सी कर रहा है इक्विटी रिसर्च, तो इक्विटी रिसर्च का मतलब होता है स्टॉक और शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करना ताकि इन्वेस्टर को सही डिसीजन लेने में हेल्प हो। यह भी सर्विस है जो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक इन तीनों सर्विसेज को ऑफर करते हैं, चाहे वो अंडर राइटिंग हो, चाहे वो मर्जर एंड एक्विजिशन हो, चाहे वो इक्विटी रिसर्च हो। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि एक कंपनी अपना आईपीओ निकालती है। क्या निकालती है? आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च करना चाहती है। तो यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, यह प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे बात काम आती है इन्वेस्टमेंट बैंक की। इन्वेस्टमेंट बैंक का अंडर राइटर के तौर पर काम करता है इस केस में, राइट। अगर वही कंपनी किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना चाहती है तो M&A सर्विस भी प्रोवाइड करता है अंडर राइटर। तो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक अंडर राइटिंग, M&A, इक्विटी रिसर्च जैसे मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके क्लाइंट को एक ही प्लेस पर सारे फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके, राइट। दिस इज़ हाउ इट हैपन। तो फ्रेंड्स, यदि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी JIB एस्पिरेंट तक पहुँचे जिनको RBWM का एग्जाम देना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में। ये नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि सेबी कौन होता है? आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी के रूल के हिसाब से PMS में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कितना कॉर्पस होना चाहिए, ये बार बार पूछा जाता है। मिनिमम कॉर्पस कितना चाहिए ताकि आप PMS में इन्वेस्ट कर सकें? ऑप्शन ए कर रहा है 100 लाख यानी कि 1 करोड़। तो 1 करोड़ के बराबर है, लेकिन PMS के लिए इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, 50 लाख। तो यह ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सेबी ने यह रूल सेट किया है कि अगर किसी इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास मिनिमम 50 लाख का कॉर्पस होना चाहिए। ऑप्शन सी का रहा है 5 करोड़। तो 5 करोड़ PMS के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है और 25 लाख भी नहीं होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, सपोज आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको PMS में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपके पास 50 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टेबल फंड है, कैसा फंड है? इन्वेस्टेबल फंड, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास 50 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टेबल फंड है तभी आप PMS का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपके फंड इस अमाउंट से कम होंगे तो आप PMS में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या सीखा कि PMS में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी ने 50 लाख का मिनिमम कॉर्पस रखा है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अभी तो हमने कॉर्पस की बात की, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नेट वर्थ रिक्वायरमेंट के, जो कि सेबी के गाइडलाइन में क्लियरली डिफाइंड है। तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मिनिमम नेट वर्थ पोर्टफोलियो मैनेजर का मिनिमम वर्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम नेट वर्थ कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है 10 करोड़। देखिए 10 करोड़ का जहाँ यदि हम बात करें तो 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शन सेबी के स्टैंडर्ड से कम है। ऑप्शन बी कह रहा है 100 करोड़। तो 100 करोड़ का नेटवर्थ भी पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है 5 करोड़। यह करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर को 5 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करना होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं। सभी ऑप्शन को देखना जरूरी है, हो सकता है कि 2 ऑप्शन सही हो। ऑप्शन डी कह रहा है नो सच, ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि सेबी ने क्लियरली कहा है 5 करोड़। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल फर्म है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। सपोज कोई फर्म है, वो PMS प्रोवाइड करना चाह रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो सेबी इंश्योर करना चाहता है कि उसके फर्म के पास सफिशिएंट फंड हो, उसके स्टेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर करे, इसलिए उनके पास 5 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग PMS के लिए 5 करोड़ का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको कि सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 50 लाख का आपका मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए PMS के साथ। समझे, 50 लाख का कॉर्पस होगा तभी आप PMS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में हम लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंडर सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पशन लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो सवाल ये है कि जो नया टैक्स रिजीम है उसके हिसाब से 80 साल और उसके ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पशन लिमिट फॉर सुपर सीनियर सिटीजन ऑफ 80 ईयर एंड अबव फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। ऑप्शन नहीं कर रहा है 5 लाख। देखिए 5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है क्योंकि यह स्पेसिफिक स्लैब सिर्फ कुछ कैटेगरी के लिए हैं, बट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। 3 लाख, तो 3 लाख भी गलत है, यह अमाउंट भी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। नील, ये भी गलत है क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बेसिक एग्जाम्पशन जरूर दी गई हैं। 2.5 लाख बिल्कुल सही। तो जैसे मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एनुअल इनकम कितना है 2.5 लाख है,
ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजिम के रूल के हिसाब से उन्हें इस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होती है तो उन्हें टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार से जो सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल के ऊपर है उन पे 2.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। तो ये बातें समझ में आई। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हम यहाँ बात करेंगे जो इनकम टैक्स में दिया गया है एक्ट सेक्शन 87A, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 87A के अंदर रिबेट टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट देता है अगर टोटल इनकम डिडक्शन के बाद 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर से सुनिए क्वेश्चन को। सेक्शन 87A के अंदर रिबेट टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट देता है? किसको बेनिफिट मिल रहा है? रिबेट, ठीक है। रिबेट जो सेक्शन 87A में जो रिबेट मिलता है वो टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट दे रहा है ताकि अगर टोटल इनकम डिडक्शन के बाद भी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है न्यू टैक्स रिजिम कि ये प्रोविज़न कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सवाल है ये प्रोविज़न कहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि ये टैक्स पेयर को टैक्स नील कर देता है यदि इनकम जो डिडक्शन के बाद जो है 5 लाख से कम रहता है तो, ठीक है, सेक्शन 87A के अंदर। तो ये प्रोविज़न नया टैक्स में है या ओल्ड टैक्स में है? देखिए ये ऑप्शन गलत है कि नया टैक्स नहीं होगा, क्योंकि नया टैक्स रिजिम के लिए नहीं है। ऑप्शन भी कर रहा है ओल्ड टैक्स, ये भी गलत है, सिर्फ ओल्ड टैक्स के लिए नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है 1 और 2, ये करेक्ट ऑप्शन है। देखिए सेक्शन 87A का रिबेट दोनों न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में एप्लीकेबल होता है जब टोटल इनकम 5 लाख से कम हो जाती है। तो ऑप्शन डी कर रहा है नो सच प्रोविजन, ये भी गलत है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम है 4.5 लाख, टोटल इनकम आपका 4.5 लाख है, तो और आपने चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन क्लेम किए हैं, तो आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको सेक्शन 87A के अंदर के तहत टैक्स रिबेट मिलेगा जो आपके टैक्स अमाउंट को जीरो कर देगा। तो याद रखिएगा ये सेक्शन 87A बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम लेवल अंडर 5 लाख। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ पर्सन विथ हायर इनकम। अब हम लोग बात करेंगे कि टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में, स्पेसिफिकली न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। तो अगर एक व्यक्ति जिनकी इनकम ज़्यादा है टैक्स सेविंग स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन टैक्स सेविंग के लिए बेहतर है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है जिनकी इनकम जो है ज़्यादा है और वो टैक्स सेविंग स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन टैक्स सेविंग के लिए बेहतर है? पहला कह रहा है न्यू टैक्स रिजिम। तो देखिए न्यू टैक्स रिजिम में लोअर टैक्स स्लैब है। इसका फ़ायदा क्या है कि जो आपका टैक्स स्लैब है वो कम है, लोअर है, नीचे है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको टैक्स सेविंग डिडक्शन नहीं मिलता, यू वॉन्ट गेट डिडक्शन, ये बड़ा दिक्कत है, डिडक्शन नहीं मिलता है, राइट। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है और वो डिडक्शन का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम उनके लिए इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, टैक्स सेविंग स्कीम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शन भी कर रहा है ओल्ड टैक्स स्कीम। तो यह करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ओल्ड टैक्स स्कीम में आपको डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है जो कि आपके टैक्सेबल इनकम को कम करने में मदद करता है। अगर आप हायर इनकम अर्नर हैं और टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। ऑप्शन सी कर रहा है आइदर ऑफ A एंड B, ये गलत है क्योंकि हायर इनकम अर्नर के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। ऑप्शन डी कर रहा है टैक्स आउटगो इज सेम, अब ये तो गलत है क्योंकि हायर इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन की वजह से टैक्स आउटगो कम होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? सोचिए एक व्यक्ति है जिसकी इनकम है 15 लाख, ठीक है। अब वो 15 लाख है और उन्होंने 1.5 लाख टैक्स सेविंग स्कीम के में इन्वेस्ट किया है, तो ओल्ड रिजिम के अंदर उन्हें उनका टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 13.5 लाख हो जाएगा, ठीक है, जो कि टैक्स कैलकुलेशन में काम आएगी। और जो कि लेकिन न्यू रिजिम में वो डिडक्शन नहीं लिया जा सकता और उनका टैक्सेबल इनकम 15 का 15 लाख ही रहेगा। तो हायर इनकम अर्नर के लिए टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि पारा बैंकिंग क्या है? तो हमने क्या देखा कि जो नया टैक्स स्कीम है वो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है लेकिन कोई रिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलता। चलिए पारा बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि और कौन सा सर्विस स्कीम इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि पारा बैंकिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं जो लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली, ठीक है। तो यह ऑप्शन कह रहा है कि पारा बैंकिंग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है, लेकिन पारा बैंकिंग का स्कोप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें और भी फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी।
तो इसका क्या मतलब हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यह ऑप्शन सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर रहा है। किसके नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों पारा बैंकिंग में म्यूचुअल फंड के अलावा और सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। और उसके बाद